नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम वन लाइनर एंशिएंट हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये हमारी 8वीं क्लास है और अंतिम क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद हम मध्यकाल और आधुनिक जो काल है उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रही हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित अगर आप एसएसटी पढ़ना चाहते हैं तो एसएसटी करवाई जा चुकी है, मेथड्स करवाए जा चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, साथ ही मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं और साथ ही पुराने जो रीट के पेपर हैं वो भी करवाए जा चुके हैं, तो आप वो सारी वीडियो देखने के लिए उज्ज्वल जी के चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हैं, तो उज्ज्वल जी के को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन हैं? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हैं आर्यभट्ट हैं। बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। तो बिहार के सुल्तानगंज से जो महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है वो बुद्ध की सर्वाधिक सुंदर मूर्ति है। अब ये ब्रिटेन के जो है संग्रहालय में रखी हुई है। अजंता और बाघ की गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अजंता और बाघ की गुफाओं से गुप्त काल के चित्र जो हैं प्राप्त हुए हैं। वह तकनीक जिसमें गीले लेप में चित्र निर्मित किए जाते थे, वह तकनीक जिसमें गीले लेप में चित्र निर्मित किए जाते थे कहलाती थी फ्रेस्को तकनीक। फ्रेस्को तकनीक, ठीक है। और वह तकनीक जिसमें सूखे लेप द्वारा चित्र निर्मित किए जाते थे तो वो है टेम्पेरा तकनीक। देखिए, काफ़ी दिन हो गए हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसकी वजह से वीडियो जो है अपलोड करने में दिक्कत आ रही है बार बार, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर जो है वीडियो अपलोड की जाए। वह तकनीक जिसमें सूखे लेप के द्वारा चित्र निर्मित किए जाते थे वो कहलाती थी टेम्पेरा तकनीक। और देखिए, ये जो दोनों तकनीक हैं, चाहे आप फ्रेस्को तकनीक देखें चाहे टेम्पेरा तकनीक, ये दोनों ही तकनीक जो है गुप्त काल की हैं। मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। अमरकोश की रचना की है अमरकोश ने की है। तो देखिए, ये जो शूद्रक है, अमर सिंह द्वारा अमरकोश की रचना की गई है, ये सभी जो है गुप्तकालीन रचनाएं हैं। भरत मुनि ने गुप्त काल में लिखा है नाट्य शास्त्र। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र, ठीक है। मृच्छकटिकम शूद्रक, अमरकोश अमर सिंह, भरत मुनि ने लिखा नाट्य शास्त्र। गुप्त काल में सामान्य लेन देन, जो आम जनता थी वो लेन देन में यूज किया करती थी कौड़ियों का। ये किसका कहना है? फाहियान का, ठीक है। फाहियान जो है इनका कहना है कि गुप्त काल में सामान्य लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। नीतिसार के लेखक कौन हैं? कामंदक। तो ये भी आपके गुप्त काल की रचनाएं हैं, गुप्त काल में लिखी गई हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर या समूह जो है वो प्राप्त हुआ है, तो बयाना से प्राप्त हुआ है, राजस्थान के बयाना से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कब प्राप्त होता है? कहां से प्राप्त होता है? तो गुप्तकालीन है सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण, और ये एरण से प्राप्त हुआ है। किस विदेशी लेखक ने लिखा है कि जब चांडाल बस्ती में प्रवेश करता था तो लकड़ियां बजाते हुए चलता था? ये कहना है फाहियान का, ठीक है। कोई विदेशी लेखक हैं फाहियान। कौन है? चीनी यात्री हैं, और इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चांडाल बस्ती में आता था तो लकड़ियां बजाते हुए चलता था। जैन मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख प्राप्त होता है कहोम अभिलेख से, ठीक है। जो जैन मूर्तियां हैं उनकी स्थापना का
जो उल्लेख है वो कहोम अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम के बुनकरों की श्रेणी द्वारा दशपुर किसे कहा जाता था? मंदसौर को। तो दशपुर मंदसौर में एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, मंदसौर में अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह पता चलता है कि रेशम के बुनकरों की श्रेणी ने दशपुर मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको है? कुमारगुप्त को। और ये गुप्त सम्राट थे कुमारगुप्त। सुश्रुत संहिता जिसमें छुआछूत से होने वाली बीमारियों का उल्लेख किया गया है, इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए, सुश्रुत संहिता के लेखक हैं सुश्रुत, जो कि शल्य चिकित्सक थे और गुप्त काल में उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। गुप्त काल का चतुरंग नामक खेल आज का कौन सा खेल है? शतरंज। ठीक है, देखिए भारत में ही शतरंज खेल जो है इजाद किया गया था। भारत से ये कहां पर गया? ईरान गया और फिर ईरान से पहुंचा यूरोप। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शतरंज है उसको चतुरंग कहा जाता था प्राचीन काल में, गुप्त काल में। और अगर आप मध्यकाल की बात करते हैं, ठीक है, तो मध्यकाल में आपने नाम सुना होगा विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें मध्यकाल में ये एक राजकीय खेल हुआ करता था। हर्ष के पूर्वज श्रीकंठ राज्य के शासक थे जिनकी राजधानी थी, श्रीकंठ जो है इसकी राजधानी थी स्थानुविश्वर, या जिसको थानेश्वर भी कहा जाता था। वर्धन वंश जो कि हर्ष का वंश है, ठीक है, तो वर्धन वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज परमेश्वर, ठीक है, परम भट्टारक उपाधियां धारण की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने सबसे पहले ये उपाधियां धारण की। प्रतापशील उपाधि किस शासक की थी? मतलब कौन से वर्धन शासक की थी प्रतापशील उपाधि? तो ये भी प्रभाकर वर्धन की थी। ठीक है, मैंने हर्ष के विषय में वीडियो अपलोड की हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं उज्जवल जीके पर जाकर पढ़ सकते हैं। कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? तो ग्रहवर्मा की हत्या जो की थी मालवा के नरेश देवगुप्त ने की थी। देखिए, जो ग्रहवर्मा था ये हर्ष का क्या था? जीजा था। और इसकी पत्नी यानी कि हर्ष की जो बहन थी उसका नाम था राजश्री। ठीक है, तो राजश्री को तो बंदी बना लिया देवगुप्त ने, और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। देवगुप्त के साथ जो मिला हुआ था वो मिला हुआ था शशांक, ठीक है, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। बाद में देवगुप्त जो है इसको कन्नौज का जो शासक बनता है हर्ष, यानी कि ग्रहवर्मा का साला यानी राजश्री का भाई, वो क्या करता है इसे समाप्त करके और बाद में शशांक को भी समाप्त कर देता है, क्योंकि देवगुप्त इसके हर्ष के भाई की भी हत्या कर देता है, ग्रहवर्मा की भी हत्या कर देता है। तो कन्नौज को संभालने वाला भी कोई नहीं होता, तो कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है हर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और जिसमें हर्षवर्धन हार गया था, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की। मगध राज की उपाधि जो धारण की है वो मगध यानी कि बिहार को विजय करने के पश्चात की है। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक कब बना? 606 ईस्वी में बना। हर्षचरित, कादंबरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बाण भट्ट हैं। ठीक है, बाण भट्ट हैं लेखक। हर्षचरित, कादंबरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक ग्रंथ के लेखक बाण भट्ट हैं, और ये हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे।
देखिए इसके बाद एक वीडियो जो है 80 प्रश्नों की आपको और देखने को मिलेगी एंशियंट हिस्ट्री में ही, ठीक है। हर्षवर्धन के समय गुप्तोत्तर काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किसे बनाया गया था या कौन सा था? नालंदा था। और इसके खर्च के लिए 100 गांवों का दान किसने किया था? हर्ष ने किया था। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका नाटक के लेखक कौन है? स्वयं हर्षवर्धन हैं। ये भी काफी विद्वान थे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेन-सांग को कहा जाता है। किस गुप्तोत्तर शासक की स्वर्ण मुद्राओं में बैल पर आरूढ़ शिव और पार्वती का चित्र अंकित मिलता है? तो कौन सा गुप्तोत्तर शासक था? हर्षवर्धन की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उन पर बैल पर आरूढ़ शिव और पार्वती का चित्र अंकित मिलता है। ह्वेन-सांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र जो है वो ह्वेन-सांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ करता था। इतिहास में महोदय श्री किसको कहा जाता है? महोदय श्री जो है किसको कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है, ठीक है। और कन्नौज की जो महत्ता को बढ़ाने वाला है वो है हर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष किनके मध्य हुआ था? तो पाल वंश जो बंगाल के थे और बिहार के थे, गुर्जर प्रतिहार जो कि मालवा, राजस्थान और गुजरात के थे, राष्ट्रकूट वंश यानी कि दक्षिण भारत के। तो इन तीनों में क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल कारण क्या था? कन्नौज की राजनीतिक महत्ता, उपजाऊ क्षेत्र और व्यापारिक मार्गों पर स्थित होना। विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार के संस्थापक कौन हैं? धर्मपाल, ठीक है। पाल शासक थे ये। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना एक दूत मंडल किसके दरबार में भेजा? तो धर्मपाल के दरबार में भेजा था। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना दूत मंडल धर्मपाल के दरबार में भेजा। और ये दूत मंडल जो भेजा गया था उसका उद्देश्य क्या था? कि नालंदा जो है वहां पर जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना करना, और उसका जो खर्च आएगा तो वो मगध के 5 गांवों का अनुदान उनसे मांगा गया था। धर्मपाल को कहा गया था कि आप 5 गांवों का अनुदान कर दें, जिससे क्या है नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना की जा सके। और इस चीज को स्वीकार कर लिया था धर्मपाल ने। रामचरित जो कि संस्कृत ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। कौन है? संध्याकर नंदी जो है रामचरित संस्कृत के ग्रंथ के लेखक हैं। संध्याकर नंदी किसके दरबार में थे? तो जो रामपाल है जो कि पाल शासक है उसके दरबार में थे संध्याकर नंदी। दाए भाग नामक कानूनी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण है। जीमूत वाहन ने जो है ग्रंथ लिखा है वो भी कानूनी ग्रंथ जिसका नाम है दाए भाग। पाल शासक थे तो पाल शासक बौद्ध धर्म के काफी बड़े अनुयायी थे, क्योंकि इन्होंने ही विक्रमशिला और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की और बाद में इसको संभाला भी, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? मिहिर भोज की है। वाराह की उपाधि धारण कर स्वयं को विष्णु का अवतार किसने घोषित किया? मिहिर भोज ने। अरबी यात्री सुलेमान किसके समय में भारत में आया था? मिहिर भोज के समय में आया था। सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु किसे बताया है? मिहिर भोज को बताया है। सुलेमान के अनुसार भारतीय शासकों में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? मिहिर भोज के पास। राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करते थे?
मिहिर भोज के दरबार को। कपूर मंजरी नामक नाटक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? राजशेखर। कपूर मंजरी नामक नाटक ग्रंथ के रचनाकार हैं राजशेखर। और ये जो राजशेखर हैं इन्होंने कपूर मंजरी जो नाटक लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में लिखा है। काव्य मीमांसा नामक काव्य साहित्य की रचना राजशेखर ने किस भाषा में की है? देखिए कपूर मंजरी की तो की है प्राकृत भाषा में, और जो काव्य मीमांसा है इसकी रचना संस्कृत भाषा में की है राजशेखर ने। अल मसूदी भारत कब आया था? तो ये 916 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, और किसके समय में आया? तो महीपाल के समय में आया था। जो पाल शासक महीपाल है इसके शासन के समय आया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। और दंतीदुर्ग जो है इनकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम था। पहला राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो था ध्रुव। गोविंद तृतीय ने दक्षिण के अनेक शासकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? ये भी राष्ट्रकूट शासक था और इसने उपाधि धारण की कीर्ति नारायण की। मुंजराज जो परमार वंश का महत्वपूर्ण शासक था इसे कहा गया है, तो इसे कवि मित्र कहा गया है, क्योंकि देखिए ये खुद विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक भी था। उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? भोजराज ने। ठीक है, भोजराज ने। देखिए मालवा का परमार शासक था, ये खुद को विद्वान और विद्वानों का, ये खुद भी विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक भी था। कौन? भोजराज। धारा नगरी को इसने अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज सोलंकी। कौन था? मूलराज सोलंकी। मूलराज सोलंकी ने अपनी राजधानी किसको बनाया है? अनहिलवाड़ा को। किसको बनाया है? अनहिलवाड़ा को। देखिए जो सोलंकी वंश है इसी को ही क्या कह देते हैं? चालुक्य वंश भी कह देते हैं, लेकिन ये चालुक्य कौन सा वंश है? ये गुजरात जो है वहां का सोलंकी वंश है या चालुक्य वंश है। ठीक है, तो अनहिलवाड़ा यानी कि गुजरात में अनहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया मूलराज सोलंकी ने। भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल और विमल पाल ने आबू पर्वत पर किसका निर्माण करवाया? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर आप देखते हैं उनका निर्माण भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल और विमल पाल ने आबू पर्वत पर करवाया था। ठीक है, देखिए अगर आप भीम प्रथम की बात करें तो भीम प्रथम के समय में महमूद गजनवी जो है वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आया। ठीक है, और ये भीम प्रथम जो है उसको रोक नहीं पाया, वैसे ये महत्वपूर्ण शासक था। जयसिंह सिद्धराज जो कि किसका पुत्र था? भीम प्रथम का ही क्या था? पुत्र था। तो जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्मा को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? अवंतीनाथ की उपाधि धारण की है। जयसिंह सिद्धराज ने सोलंकी शासक था। ठीक है, यहां आप कह ले चालुक्य शासक था गुजरात का। और इसने खंबात नाम आपने सुना होगा आपके गुजरात में, तो खंबात जो है वहां पर इसने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किस सोलंकी या चालुक्य शासक ने करवाया? कुमारपाल ने करवाया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन चालुक्य सेना ने किसके नेतृत्व में गोरी को पराजित किया? भीम द्वितीय के नेतृत्व में गोरी पराजित हुआ था। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है इतिहास में
कि मोहम्मद गोरी को पराजित किया था गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया, तो भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था 1178 ईस्वी में। चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति किसके नाम पर पड़ा? जेजा के नाम पर। ठीक है, देखिए जो चंदेल वंश है इसने कहां पर राज किया है? बुंदेलखंड में राज किया है। ठीक है, चंदेल वंश के किस शासक ने कालिंजराधिपति की उपाधि धारण की? तो राजा धंग जो थे इन्होंने उपाधि धारण की है कालिंजराधिपति की। खजुराहो के स्थान पर इन्होंने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल वंश के किस शासक ने कालिंजर में एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया? तो ये जो राजा धंग है इन्होंने कालिंजर में एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया। चंदेल वंश का शासक जिसने अपनी 100 पत्नियों के साथ प्रयाग में जल समाधि ले ली? राजा धंग। महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण कब किया? 1020-21 में कालिंजर पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। कलचूरियों की शाखाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए हैं? त्रिपुरी के कलचूरी। ठीक है, गांगेयदेव ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। कलचूरी वंश में लक्ष्मी प्रकार के सोने और चांदी के सिक्के किसने प्रचलित करवाए? त्रिपुरी के कलचूरी। ठीक है, इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जो हैं वो प्रचलित करवाए। चौहानों की शाखाओं में महत्वपूर्ण चौहान कौन से थे? शाकंभरी राजस्थान के चौहान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य के खंडहर पर किन राजवंशों का उदय हुआ? तो देखिए मालवा में परमार वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, अजमेर में चौहान वंश। बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था क्योंकि दिल्ली का जो शासक था उसका पुत्र नहीं था। फिर जो है पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने अपना पुत्र जो है घोषित किया था या उत्तराधिकारी घोषित किया था। काशी कन्नौज यहाँ पर गढ़वाल वंश था। त्रिपुरी यहाँ पर कलचूरी वंश था। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर सोलंकी या चालुक्य वंश था। चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सिंहराज। अजमेर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी किसने बनाया? अजयराज ने। हरिकेली नाटिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ। ठीक है, चौहानों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुआ है ये। विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ के दरबार का संस्कृत का प्रकांड विद्वान कौन था? सोमदेव। सोमदेव की रचना क्या कौन सी है? ललित विग्रहराज। अजमेर में सरस्वती विद्या मंदिर नामक संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना करवाई है संस्थापक कौन है? विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो इस प्रकार से आज हमने 80 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। इसके बाद हमारी एक वीडियो जो है और बचती है, एक क्लास और बचती है। क्लास 9वीं देखेंगे आप लोग। एंशिएंट हिस्ट्री की अंतिम क्लास होगी वो। ठीक है, उसके बाद हम जो है मध्यकाल को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।